जीवन में जो होता अच्छे के लिए होता। अपने जीवन से भागना एक कायरता है। कैथल जिले के गांव मटरवा खेड़ी के अंकुश का जीवन उन लोगों के लिए एक आईना है जो अपने जीवन की छोटी सी कमजोरी को अपने जीवन की सफलता के रास्ते का रोड़ा मान लेते हैं। अंकुश के पैदा होते ही इनके हाथ और पैर की हड्डियां टूटी हुई थी और कैल्शियम की कमी के कारण 12 साल की उम्र आते आते इनके शरीर की बहुत सी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन नहीं टूटा तो अंकुश के जिंदगी जीने का हौसला। फिलहाल अंकुश ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और इन्होंने डी ग्रुप की नौकरी प्राप्त की है, लेकिन इनका लक्ष्य आईएएस अधिकारी बनने का है और इसी लक्ष्य के साथ वो पढ़ाई करते हैं। आइए अंकुश के जीवन के संघर्ष के बारे में जानते हैं कि अपनी तकलीफ़ों को कितना छोटा कर दिया है उन्होंने अपने लक्ष्य को साधने के लिए। जब मैं पैदा हुआ तब भी मेरी एक पाँव की हड्डी और एक बाजू की हड्डी टूटी हुई थी। घर वालों को भी नहीं पता था, दिखाया और फिर कुछ साल बाद 1-2 साल बाद फिर टूट गई, 6 महीने बाद फिर टूट गई, साल बाद फिर टूट गई। अब तक 35 से 36 बार हड्डी टूट चुकी हैं। बस आप ये समझ लीजिए पिछले 8-9 साल से ही बचा हुआ हूँ। बाकी पिछले साल कभी 6 महीने में कभी साल में हड्डी टूट जाती थी। स्कूल में भी जब हड्डी टूटती थी तो 2-3 महीने का गैप लग जाता था, फिर उसे ओवरटेक करना होता था, फिर आगे बढ़ना होता था। फिर आज जैसे तैसे 10वीं की, 12वीं की, अब ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहा हूँ। और पढ़ाई करते करते जब मैं 12वीं क्लास में था तब मैंने पोस्टर देखा आईसीएस का कि सरकारी नौकरी। वैसे सरकारी नौकरी तो मेरे बचपन का ही सपना था, लेकिन मुझे पता नहीं था सरकारी नौकरी के लिए क्या करना होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी करनी होती है। तो मैंने पोस्टर देखा, वो पोस्टर मैं फाड़ के ले आया वहाँ से। एक बच्चे को बोला कि पोस्टर मुझे चाहिए, वो पोस्टर आज भी मेरे पास है। तो मैंने 12वीं करने के बाद यूट्यूब पे देखा, फिर मैंने ऐप लिया, स्टडी की। मैंने 2021 से स्टडी स्टार्ट की और फिर अब मैंने ग्रुप डी का दिया। ग्रुप 57 में मैं 0.5 मार्क्स से रह गया था और अब ग्रुप डी में मेरे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, 10 नंबर ज़्यादा कट ऑफ से हैं। मोटिवेशन किसी से नहीं मिल सकता। आप किसी मोटिवेटर की वीडियो देख लो, मोटिवेशन रहेगा आधा घंटा, 1 घंटा। मोटिवेशन अपने आप से मोटिवेशन अपने आसपास से ही पैदा होता है। मोटिवेशन मिलता है हालात से। हालात सबसे बड़ा मोटिवेटर है, उससे बड़ा मोटिवेटर शायद इस दुनिया में नहीं है। कोई भी अगर मोटिवेटर कहता है कि मैं मोटिवेट कर दूंगा तो गलतफहमियाँ। गांधी जी का कोई मोटिवेटर नहीं था, भगत सिंह का तो कोई मोटिवेटर नहीं था, नीरज चोपड़ा जी किसी की वीडियो नहीं देखते थे, फिर भी उसने गोल्ड जीता। क्या वो किसी से मोटिवेट हुए? नहीं, वो खुद की लगन होती है, खुद से मोटिवेट होते हैं। यह तो एक ऐसा है कि घर के हालात देख के ही खुद से मोटिवेट होना, और वही आपके अचीवमेंट में आपके लिए सबसे बड़ा साधन है। और मैं तो यही कहूँगा कि घर के हालात को देख के ही पढ़ना चाहिए। कोई भी काम करो, बेस्ट करो, बीच में मत छोड़ो, कभी ना कभी तो सफलता मिलती है। बस यही है। अंकुश भाई, कहीं ना कहीं माँ बाप भी हौसला छोड़ देते हैं कि आपका बचपन से पैदा होते ही ये हालात थे कि माँ बाप ये सोचने लग जाते हैं यार क्या करेंगे, क्या ये बन सकता है, क्या बन सकता है। स्कूल में भेजना भी ज़रूरी नहीं समझते कि इसके लिए तो सिर्फ रोटी देनी है। तो किसने आपको इस तरह से मोटिवेट किया कि स्कूल तक लेके गया कोई आपको, क्योंकि आप खुद चल नहीं सकते हैं? देखिए, इसकी कहानी भी बहुत रोचक है। मैं जब छोटा था तो मेरे दादाजी श्री मियाँ सिंह प्रजापत, उसने मेरा एडमिशन करवाया पहली क्लास में गांव के स्कूल में। मैं भी जाने के लिए बहुत रोता था, मैं नहीं जाऊँगा। जाना नहीं चाहते थे आप? हाँ, नहीं जाना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। बच्चे हैं, बच्चे पसंद नहीं करते स्कूल में जाने। वो 1-2 थप्पड़ लगा के मुझे ले जाते थे, स्कूल में छोड़ के आते थे, पैसे भी देते थे और टीचर को भी बोल के रखते थे कि ध्यान रखना इसका बच्चों से, कहीं से चोट ना मार दे। हाँ, क्योंकि हड्डियाँ। हाँ, बिल्कुल। तो टीचर भी कोऑपरेटिव थे, मुझे एक जगह बिठाते थे अलग से। और ऐसे ही फिर करते करते मेरा मन लगने लगा स्कूल में। 5वीं क्लास के बाद तो मन ऐसा लगा कि घर पे जी नहीं लगता था। स्कूल में
अच्छे दोस्त बने। 8वीं तक गांव वाले स्कूल में पढ़ाई की। प्रेम सिंह सर हमारे हेडमास्टर थे और सुरेश सर थे, राकेश जी थे। और फिर उसके बाद मैंने 9वीं और 10वीं फर्ल स्कूल से की। फर्ल स्कूल में एडमिशन सर ने करवाया, राकेश सर ने और प्रेम सर ने वहाँ पे एडमिशन करवाया। 9वीं और 10वीं मैंने वहाँ से की। फिर 11वीं 12वीं मैंने टोंठा से की और ग्रेजुएशन मैं कोल से कर रहा हूँ, बाबू अनंतराम जनता कॉलेज से। और फिर अब मैं पढ़ाई करते करते सरकारी नौकरी मैंने प्राप्त की। तो आपके हर कार्य में माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का सहयोग की ज़रूरत रहती है, तो किस तरह का कोऑपरेट रहता है उनका, किस तरह से सहयोग करते हैं, क्योंकि वो भी आपके आधे इस अचीवमेंट के हिस्सेदारी हैं। देखिए आधे नहीं, मैं तो कहूँगा पूरे ही हैं। देखिए दादाजी अगर स्कूल में नहीं बैठाते तो उसके बाद तो कुछ होते नहीं। दादी भी मुझे छोड़ कर आती थी स्कूल में कंधे पर बिठा के, मम्मी लाती थी स्कूल से, फिर भाई साइकिल पे लाता था और फिर कई बार पापा भी लाते थे साइकिल पे जाके, दादी भी कंधे बैठा कर लाती थी। तो ऐसे ही मैंने स्कूल की पढ़ाई की जैसे तैसे। तो स्कूल लाइफ के बाद जो कॉलेज लाइफ है वो नॉन अटेंडिंग से किया या फिर नहीं, गए? रेगुलर है कॉलेज भी। कॉलेज मैंने रेगुलर किया और अब भी चल रहा है कॉलेज। तो कॉलेज किस तरह से अटेंड किया रेगुलर? कॉलेज पापा छोड़ के आ जाते हैं और फिर भाई भी छोड़ के आ जाते हैं कॉलेज। जाना और ले जाना। हाँ बिल्कुल। और कई बार जैसे एक आध बार मैं छुट्टी भी कर लेता हूँ कॉलेज की, जैसे क्लास लगानी हो वगैरह कोचिंग की, तो वहाँ से 1-2 दिन की छुट्टी ले लेता हूँ। बाकी कॉलेज अटेंड करता हूँ, वहाँ से आके फिर कोचिंग की क्लास लगाता हूँ। तो कॉलेज में जो टीचर्स हैं या आपके जो सहपाठी हैं उनका किस तरह का बिहेवियर रहता है, किस तरह से नहीं, बिहेवियर बिल्कुल कोऑपरेटिव है। सुरभि मैम है, ऋषिपाल सर हमारे प्रिंसिपल हैं। एक कोई बात की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जो मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मुहैया करा देते हैं बिल्कुल ही। और जैसे कि कुछ बुक्स की लाइब्रेरी में व्यवस्था कर देते हैं अगर कोई बुक चाहिए। बस यही है सर। तो क्या कुछ सपना है, कहाँ तक आपने जाना है, क्या कुछ करना है ज़िंदगी में? देखिए सपना तो IAS निकालने का है और IAS निकालना है, उसके लिए ग्रेजुएशन भी चाहिए। लेकिन मैं उसके लिए वेट तो नहीं कर सकता था कि कब मेरी ग्रेजुएशन हो, कब मैं IAS की तैयारी करूं, क्योंकि IAS की तैयारी करने में भी 4-5 साल का समय लगता है। और क्यों ना उससे पहले भी कुछ रोजगार हो। अब परमानेंट रोजगार है ग्रुप डी, और इसके बाद IAS निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मैं फाइनेंशियली परिवार की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी पहले। नहीं, परिवार की स्थिति फाइनेंशियली तो ठीक नहीं थी, अब ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। और अब मैं IAS की तैयारी फ्री माइंड से कर सकता हूँ, उसके लिए जो लगेगा वो मैं अरेंज कर लूँगा अब। तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जो छोटी सी समस्या को, अपने शरीर की भी छोटी सी समस्या को, अपने आसपास की अपनी आर्थिक छोटी सी समस्या को अपनी बहुत बड़ी समस्या मान लेते हैं कि अगर ये चीज़ होती तो मैं ये चीज़ ज़रूर कर देता, मेरे परिवार की स्थिति आर्थिक इस तरह से मजबूत होती तो मैं ये चीज़ कर सकता था। देखिए जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने जीवन से भागना एक कायरता है और अच्छे से ज़िंदगी एक बार मिली है, अच्छे से जीनी है, आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिव सोच रखनी है, अच्छी अप्रोच रखनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि सफलता की सीढ़ी असफलता से होकर ही गुजरती है। फायदा हो ना, किस तरह की फीलिंग थी वह? कोई एकदम नेगेटिविटी आई दिमाग में ना, यार यार बड़ी भगवान ने हुआ करी या करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया हमें। क्यों, ऐसा परमात्मा ने जो कर दिया तो कर दिया, ऐसी फीलिंग नहीं आई। हम तो इसको साथ ले आए, डॉक्टरों को दिखाया, PGI भी ले गए। मतलब डॉक्टर ने बोला ये 10 साल तक तो ऐसे ही रहेगा, टूटेगा और जुड़ेगा, और 10 साल के बाद सेट हो जाएगा।
मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं उन्हें। बचपन में कई बीमारी थी इसके, केकर कुकर आप हड्डियां के बारे में बता रहे थे। बीमारी तो देख जन्म से ही एक के बाजू एक के टांग टूटी हुई थी। हम इसको डॉक्टर के पास ले करनाल, और डॉक्टरों ने वहाँ मीटिंग रखी, इसको देखा, और डॉक्टरों ने कहा कि ये बच्चा हजारों में एक आधा ही बच्चा ऐसा होता है कि इसकी जो हड्डियां हैं इसमें कैल्शियम नहीं है, और कैल्शियम की वजह से ही ये टूटती है। कैल्शियम बिल्कुल नहीं है इसकी हड्डियों में। ये 10 साल 11 साल के बाद फिर सेट होएगा। तो ये कहने लगे पापा मेरे को पढ़ना है, कुछ बढ़ना है, पढ़ना है मेरे को। मैंने इसका पूरा सहयोग दिया कि पढ़ बेटा तू जहाँ तक पढ़े, अब भी आगे भी इसको सहयोग देते रहेंगे। बचपन में ठीक था। बचपन में वो है जी उदन टूटे टाटे हुए था यू जन्मते ही उदन होया तो बाजू एक टांग टूट रही थी जिसकी। सुबह 8 बजे क्लास, 8 से सुबह 8 बजे से और शाम के 2:30-3 भी बज जाते थे। फिर 3 बजे जैसे ही क्लास ख़त्म होती थी उसी वक्त मैं सो जाता था। फिर 4 बजे उठता था। 4 से 6 बजे स्टडी, फिर थोड़ा रेस्ट, 7 बजे खाना खाया, 8 या फिर 9 भी बज जाते थे। फिर से स्टडी, और फिर सुबह के 2:30-3 बज जाते थे। फिर मैं सोता था, फिर 7 बजे उठता, सुबह 8 बजे फिर क्लास। तो एक दिन 2 अगस्त को शायद हुआ एडमिट कार्ड ग्रुप सी के। पहली लिस्ट में मेरा नाम आ गया था कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि एक लिस्ट डाली थी। खुश था मैं कि नाम आ गया लिस्ट में और अब मुझे पेपर देना है। तो फिर क्या हुआ कि दोबारा रिवाइज रिजल्ट डाला लिस्ट, उसमें नाम नहीं आया, तो निराशा हाथ लगी। एक दिन रोया, फिर सुबह उठा कि जो गया तो गया। फिर ग्रुप डी का दिया, ग्रुप डी के लिए तैयारी की। शेड्यूल पलटा, मैंने अपना शेड्यूल पलटा। सुबह 8 से 2:30-3 बजे तक वही क्लास, फिर 3 बजे से 4 बजे तक सोना, फिर उठा, फिर 7 बजे तक पढ़ाई, फिर 5 मिनट में अपना खाना खूना खाया, 8 बजे तक रेस्ट, फिर 8 से 11 बजे तक पढ़ाई। अब मैंने 8 से रात के 11 बजे तक पढ़ाई की, जो पहले मैं सुबह के 3-4 बजे तक करता था। फिर मैं सोता था, 11 से 1:30 बजे तक मैं सोता था रात के। फिर 1:30 बजे मैंने अलार्म लगा रखा था, फिर उठता था, अपना मुंह धो के फिर सुबह तक 6 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि 11 बजे से और 1:30 बजे के बीच में सोता था, माइंड भी फ्री हो जाता था। फिर सुबह के 6 बजे तक पढ़ता था, और फिर जैसे तैसे तैयारी की, और फिर 76 मार्क्स थे और कट ऑफ गई 66 पे। 10 नंबर एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा थे मेरे ऊपर कट ऑफ से, और फिर अच्छे से सिलेक्शन हो गया। और जो बड़ा भाई था पॉलिटेक्निक कर रहा था, पॉलिटेक्निक था, बड़ा भाई पॉलिटेक्निक की बड़े भाई ने, और फिर एक दिन बोला, उसने भी ग्रुप सी का दिया था एग्ज़ाम, पास था। एक दिन बोला कि जो उसका पेपर होगा लाइन माइन वाला, उसमें 70% टेक्निकल आने वाला है। तो उसने एक दिन मुझे बोला कि मुझे तैयारी करनी है। मैंने बोला कि चलो दोनों तैयारी करते हैं। फिर हमने अपना स्टडी रूम अच्छे से तैयार किया, टेबल वगैरह रखी। पीछे आप वाइट बोर्ड देख रहे होंगे, ये भी भाई ने गिफ्ट किया था। एक दिन कैथल से लेके आए थे, मुझे गिफ्ट दिया था। मुझे पता भी नहीं था कि वाइट बोर्ड लेके आने वाले हैं, तो गिफ्ट किया। तो हमने इस रूम को अच्छे से डेकोरेट किया वगैरह, टेबल वगैरह रखी, अपना जो इंस्ट्रूमेंट थे, लीड वगैरह और स्पीकर वगैरह वो अच्छे से रखे। फिर दोनों ने तैयारी की, वो अपनी टेक्निकल की तैयारी करता था, मैं अपने रिटन की तैयारी करता था। और फिर भाई का भी अच्छे मार्क्स हुआ, ऐसे में सिलेक्शन हुआ। ऐसे की कम से कम 250-300 ही वैकेंसी थी पूरे हरियाणा में, और अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। तो अब दोनों भाई एक ही भर्ती में लग गए।